हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर 3 आपका चल रहा है, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। इसके बाद हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमने करना है टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। पहले तो आपको ये समझा दूं कि इसमें करना क्या है, ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझते जाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक सोल्यूशन देता हूं और आपको कहता हूं कि इसको टेस्ट करके ये बताओ कि क्या ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, कि क्या ये न्यूट्रल है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते थे। देखिए, अगर आपको याद हो हमने तीन तरह के इंडिकेटर स्टडी किए थे। पहले तो था हमारे पास लिटमस, दूसरा था मिथाइल ऑरेंज और फिर तीसरा था फिनोल्फ्थालीन। एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जाकर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस वजह से किसी के अंदर एसिडिक नेचर होती है, कौन सा बेसिक नेचर में क्या ऐसा होता है, क्या टेस्ट होता है, वो सारी बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर दो तरह के लिटमस होते हैं। एक होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से समझ जाओगे, ध्यान से बस आप देखते जाइए। अगर तो मेरे पास एक ब्लू लिटमस है, क्या है ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस को अगर एक ऐसे सोल्यूशन में डालूं जिसके बाद वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपका एसिडिक नेचर का है। क्या है? एसिडिक नेचर का है। और अगर मेरे पास एक रेड लिटमस है और उसको मैं एक सोल्यूशन में डालूं और डालने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाए, तो मतलब क्या है, वो एक बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। ठीक है जी। सो जस्ट बाय यूजिंग अ लिटमस वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा मेरा यहाँ पे एसिडिक है, कौन सा मेरा यहाँ पर बेसिक है। अब हम बात करते हैं बेटा मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज को अगर मान लीजिए मैं किसी एसिड में डालता हूं तो आप देख सकते हो उसका कौन सा कलर है, उसका एक रेड कलर आ जाता है। और इसी मिथाइल ऑरेंज को किसी एल्कली में डालता हूं तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर क्या बन जाता है, येलो। तो बस इनको देखकर ही हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा एसिड है और कौन सा मेरा बेस है। उसी तरह फिनोल्फ्थालीन की हेल्प से भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि इस पहले फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं फिनोल्फ्थालीन डाल रहा हूं तो ये कलरलेस का कलरलेस ही है, इसका कोई कलर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एसिड है। और अगर मैं इस सेकंड पिक्चर की बात करता हूं तो इसमें जैसे हम डालते हैं तो पिंकिश कलर इसमें आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा बेस है। तो याद रखिए, फिनोल्फ्थालीन जो होता है जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस का कलरलेस लेता है, लेकिन जैसे हम उसको बेस के अंदर डालते हैं वो एकदम से उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। अब पता क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर मुझे किसी के मतलब बारे में बिल्कुल सर्टेन होना है तो उसका तरीका क्या है। कहते हैं कि किसी के एसिड बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन के सर्टेनिटी को अगर पता करना है तो वो पता किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। सो आयनाइजेशन के बेसिस पे हम ये अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा एसिड है और कौन सा मेरा बेस है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं। मेरे पास पानी है, राइट, वाटर। इस वाटर को जब हम आयनाइज करते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में ये आयनाइज होता है और जब ये टूटता है तो बनता है H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस आपका बनता है OH नेगेटिव आयन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पानी को जब हम आयनाइज करते हैं तो H3 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है। किसी भी प्योर वाटर के बारे में बात करें, प्योर वाटर मतलब ऑब्वियस है कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो प्योर वाटर के केस के अंदर अगर मैं इनके कॉन्सेंट्रेशन को चेक करूं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि कितने H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन हमें मिल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू पता कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब अगर 1 लीटर मेरा पानी है तो 10⁻⁷ मोल्स जो है वो होंगे H3 पॉजिटिव आयन एज वेल एज OH नेगेटिव आयंस होते हैं आपके। ठीक है,
ये दोनों की क्वांटिटी बता रहा हूं, मतलब H3 पॉजिटिव आयन भी इतने ही होते हैं और OH की भी इतनी ही वैल्यू होती है। अब ध्यान से समझना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को, क्या है कॉन्सेंट्रेशन जो है इन दोनों की, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ही बता रहा है H3 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हेन यू प्रोडक्ट इट आपको मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे लीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये मेरे पास मिलेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर की अगर मैं दोनों आयन की कंसेंट्रेशन आपस में प्रोडक्ट कर दूं तो इस प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के डब्ल्यू से। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा आपको कि H2O जो है ये आपका स्प्लिट होता है H3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, इनकी जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा 14, हाँ 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इसको के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मजे की बात सुन लीजिए, ये जो के डब्ल्यू वैल्यू होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है पानी के अंदर। अब इस बात का क्या मतलब है और मैं क्या बताना चाहता हूं वो ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पानी है, ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे पानी डाला हुआ है, इस पानी के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एसिड को मिला दिया। आपको अच्छी तरह पता ना बेटा कि जब हम एसिड को मिलाते हैं तो किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, यस, जब हम एसिड को मिलाते हैं तो H पॉजिटिव आयन या आप उसको H3O पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होनी पड़ेगी। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि बेटा इनका जो प्रोडक्ट है जो हमारा के डब्ल्यू जिसको हमने कहा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं आपसे यही बोलूंगी के डब्ल्यू मेरे पास है 3 इंटू 2 करके मान लो 6 आ गया, अगर मैं 3 की वैल्यू कम करके 2 कर दूंगा तो 2 की जगह 3 आना पड़ेगा ताकि 6 का 6 ही आंसर रहे। सो एक बात याद रखें कि जो चीज सेम होती है ना उसके प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए अगर एक वैल्यू बढ़ती है दूसरे को कम होना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है पानी, उस पानी के अंदर डाल दिया मैंने बेस, और जैसे मैं बेस को डालता हूं पता क्या होता है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और H पॉजिटिव जिसको हम H3O पॉजिटिव कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिर जाती है ताकि हमारा के क्या रहे, कांस्टेंट रहे आपका। एक बात आपने गौर करी कि एसिडिक नेचर मतलब किसी भी सॉल्यूशन का एसिड होना या किसी भी सॉल्यूशन का बेस होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या है H पॉजिटिव आयन की, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कह देते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, राइट, या जिसमें H3 पॉजिटिव आयन ज्यादा है, ऑटोमेटिकली मैं क्या कह दूंगा कि वो हमारा क्या है, एसिड है। जिसमें H पॉजिटिव आयन कम है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा वो बेसिक नेचर का है, और जिसमें इक्वल अमाउंट में है ऑब्वियस है वो क्या है, आपका न्यूट्रल है। आई होप आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि किसी के एसिडिटी या मतलब वो बेसिक नेचर का है कि क्या वो एसिड नेचर का है, वो एक्चुअली H पॉजिटिव आयंस पर डिपेंडेंट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंडेंट होता है। क्लियर, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि भाई इसके ऊपर कैसा स्केल और किसने क्या बनाया। देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक डेनिश डेनिश बायोकेमिस्ट डेनिश बायोकेमिस्ट जिनका नाम था सोरेनसेन, ठीक है, और 1909 के अंदर उन्होंने एक डिवाइस फाउंड किया जिसका नाम रखा पीएच स्केल। क्या रखा, पीएच स्केल, जो एक्चुअली में ये बताने में हेल्प करता था कि किसमें H मतलब H3 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए
एक स्केल बनाया गया, एक डिवाइस बनाएगी जिसका नाम था हमारे पास, जिसको हम बेसिकली पीएच स्केल ही कहते थे। इतनी बात क्लियर होगी। अब सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि पी का मतलब क्या है। देखिए, जर्मन के अंदर पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। और एच का मतलब क्या है? ऑब्वियस है, हाइड्रोजन है। ठीक है। सो पी एच जो है, अच्छा पी एच में मैं आपको पहले ये भी बता दूं, बेटा लिखते कैसे कई लोगों ने, मेरे से भी मैंने गलत लिख दिया, पी छोटा एच बड़ा, ये बात याद रखना। ठीक है। सो जब भी हम पीएच लिखते हैं तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसी को ही बेसिकली पीएच बोला जाता है। आई होप आपको कभी पता नहीं होगा इसके बारे में, अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो शायद आपको पता लग जाएगा कि पीएच स्केल का बेसिकली मतलब क्या होता है। जो पी है ना, उसका मतलब होता है पोटेंस, और जर्मन के अंदर उसका मतलब होता है बेटा पावर। एंड यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो पी एच स्केल का मतलब होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑटोमेटिकली आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है ना कि पावर कितनी है हाइड्रोजन की। सो सिंपल सी बात है बेटा, जिसमें पावर ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली बेटा वो हमारा ज्यादा एसिड नेचर का होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो ध्यान से समझना। पीएच ऑफ ए सोल्यूशन का मतलब क्या है? pH of a solution का मतलब होता है is the negative algorithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration expressed in mole per liter। बहुत ज्यादा अजीब और डिफिकल्ट लग रहा है, आई नो। मैं पहले आपको इसका फॉर्मूला प्रॉपर लिखवाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या बात हो रही है। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है, ध्यान सुनो। सबसे पहले तो देखो पीएच का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा गया उसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखते हैं। माइनस log to the base 10 और यहां पे आएगा H पॉजिटिव आयन। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। H पॉजिटिव यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बताता है, किसका? H पॉजिटिव आयन का। इसके यूनिट क्या होते हैं? अभी बताए थे ना, मोल पर लीटर। याद रखना, यूनिट में गलती ना हो, इट इज मोल पर लीटर। एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक ना वैल्यू याद रखो, लोग 10 है ना, और अगर यहाँ 10 आ जाए तो उसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। बस एक बार ये याद समझिए, मतलब लोग 10 की वैल्यू 1 है अगर उसका बेस 10 लिया जाए तो। ये बात ध्यान रखना, बाकी तो ऑटोमेटिकली हम कर ही लेंगे। देखिए क्या करना है। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि आपने करना क्या है। मान लो मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का मैंने H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन देखा, तो H पॉजिटिव आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर -12 मोल पर लीटर। तो ये है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, ये जो पावर होती है ना, इसमें से माइनस उठा के ये पावर लिख दो, मतलब ये है इसका आंसर। दैट्स इट, यही इसका आंसर है। हाँ, आपके मन में ये जरूर आ सकता है कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो मैं सारी बात बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब हम ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो मैं आपको ना एक अलग से यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब हम इसकी वैल्यू को डालते हैं तो माइनस लोग, नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 10 टू द पावर -12। ये जो पावर है ना, ये एक्चुअली लोग के बाहर आ जाती है। ये इसका तरीका है, ये इसका रूल है। तो माइनस इंटू -12 करेंगे तो +12 हो जाएगा। लोग 10 और ब्रैकेट में 10 रह गया। अभी क्या बताया था, लोग 10 टू द 10 का क्या वैल्यू होती है? 1। तो इसलिए आंसर आपका 12 आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। आसान है ना? हो जाएगा, वेरी गुड। बस अब आप समझ लीजिए बेटा कि इसी को ध्यान में रखते हुए आपका एक प्रॉपर स्केल बनाया गया। इस स्केल के मुताबिक याद है आपको मैंने क्या कहा था कि जो पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसके H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर क्या था? -7 मोल पर लीटर था। इसलिए जब हम उसके पीएच निकालेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? हमारे पास 7 वैल्यू आती है। तो याद रखें, जो 7 है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जितना वैल्यू आपका कम होता जाएगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 उतना उसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है। ऑलवेज 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 रिमेंबर, जितना वैल्यू कम होगा 7 से, उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू होगी उसका एसिडिक नेचर उतना कम, मतलब उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। प्लीज रिमेंबर, 7 के राइट साइड जाओगे तो एल्कलीन, जो एल्कलाइन का नेचर है वो बढ़ता है। 7 से लेस जाओगे तो जो एसिडिक नेचर है वो आपका इंक्रीज होता है। बहुत इजी है, आसानी से आप ये कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इसके देखो, अभी मैंने आपको 3 तरह के
इंडिकेटर्स के बारे में बताया ना, उन सब में एक बात आपको और बता देता हूँ। आपने एक चीज गौर करी, एक चीज आपने गौर करी होगी कि जैसे ब्लू लिटमस है, तो अगर ब्लू लिटमस का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो रेड में कन्वर्ट करने वो एसिड में ही काम करेगा, बेस में नहीं। तो उसके लिए रेड रेड लिटमस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फ्थालीन की बात करूं अगर मैं, तो एसिड में कलरलेस होता है, उसमें बताता नहीं है, बट अगर मैं बात करता हूं किसकी बेस में, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। बट ये बताता नहीं है कि कितना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का है या कितना ज्यादा वो बेसिक नेचर का है, इसकी हमें नॉलेज नहीं मिलती। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत अल्टीमेट चीज है, सीरियसली। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं। आपको पता है इसकी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देती है। मतलब ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर को देखकर, उसको देखकर हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये एसिड है कि बेस। अगर एसिड है तो कितना एसिड है, बेस है तो कितना बेसिक है। बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना ये देखिए, सबसे पहले ये है उसके बारे में। सबसे पहली बात आपको मैं समझा दूं यहां पर कि हमारा यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसका कलर ग्रीन होता है। पहले तो ये समझो, ग्रीन कलर। तो मतलब ये कि अगर न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर का होगा। जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ती है वैसे वैसे उसका कलर ग्रीन से येलो, येलो से पिंक, पिंक से रेड अगर बन रहा है तो मतलब समझ लो कि उसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीन से येलो, येलो से पिंक, पिंक से रेड। और अगर राइट साइड जाऊं, मतलब ग्रीन से अगर वो ब्लू हो जाए, ब्लू से इंडिको, इंडिको से अगर वायलेट हो जाए, तो मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो उतना ही ज्यादा है। नीचे वाले पिक्चर में आप प्रॉपर स्पेक्ट्रम को देख सकते हो। जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, एंड जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द एक्यूरेट कलर वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एसिडिक, राइट। तो वो कितना ज्यादा है। अगर बहुत H पॉजिटिव आयन है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो उसका कलर जो है वो इधर की तरफ जाएगा। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, मतलब OH की बढ़ती जा रही है, तो वो कलर आपका इधर की तरफ जाएगा। तो एक स्पेसिफिक कलर को देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है इसका पीएच वैल्यू क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सचमुच में बहुत ज्यादा काम की चीज है। इससे हम सारा कुछ ही आराम से पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इजी है, वेरी गुड। अब हमने बेटा स्टडी करना है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बात प्लीज समझने की कोशिश करना। हमारी जो बॉडी है वो तभी वर्क करती है अगर उसका जो पीएच लेवल है वो 7 से 7.8 के बीच में रहता है। अदरवाइज हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सो हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन, मतलब कोई भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए। हमारे मुंह में बनता है सलाइवा, वो जो सलाइवा है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। वो हमारे पेट में जाता है जिसकी वजह से वो उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है, लगातार इसके पीएच लेवल को मेंटेन करता रहता है। अपनी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी पीना भी जरूरी है। प्लीज समझो बात को। पानी जैसे मुंह में डालते हैं, मुंह में जो सलाइवा होता है उस पानी में मिलकर वो पेट में जाता है, तो वो मेरे HCl को जो है वो थोड़ा शांत करेगा, जिस मतलब बेसिकली बेसिकली कह सकते हो पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर किसी वजह से पीएच लेवल हिल जाती है ना, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि इन्हीं के पैरों में बहुत ज्यादा मतलब दर्द होती है, तो क्यों? क्योंकि उनका यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है अगर हमारे शरीर का पीएच लेवल चेंज हो। सेम वही चीज हम प्लांट्स में देखते हैं, यही रेंज में रहता है। और यही अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एनिमल की, तो एनिमल के अंदर भी यही सेम रेंज दिखाई देती है मेरे को। क्लियर जी? बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा एग्रीकल्चर के अंदर भी चले जाते हैं। देखिए बेटा, हमें पता है कि हमारे पास ना हर मौसम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हम जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक क्रॉप का सेम पीएच रेंज होगा? देखिए ऐसा नहीं है। एक बात बता दूं, हर एक क्रॉप के लिए ना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की सॉइल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर तो मैं बात कर रहा हूं अगर मुझे वेजिटेशन करनी है या प्लांट ग्रो करने हैं राइस के, किसका? राइस का अगर ग्रो करना है, तो इसका जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? स्लाइटली
एसिडिक नेचर इसका होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं शुगर केन की बात करता हूं, शुगर केन, तो ये जो सॉइल आप यहां देख रहे हो, ये सॉइल जो है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं एक सिट्रस प्लांट की बात करता हूं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट के बारे में बात करता हूं, तो इसका जो सॉइल है वो आपका क्या होना चाहिए? थोड़ा एल्कलाइन सॉइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्कलाइन सॉइल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे सॉइल का जो पीएच लेवल है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एसिड रेन के बारे में। आपने सुना होगा बेटा एसिड रेन के बारे में, राइट? देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास जो रेन वाटर है ना, अगर उसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाए तो वो जो हमारा रेन होता है वो एसिड रेन आपका बन जाता है। अब मन में आता है कि एसिड रेन क्यों बनता है? देखिए क्या होता है ना, जो एसिड रेन होता है ना, उसके जो पानी है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जितने भी हमारे, देखो होता क्या है, हमारे पास फैक्ट्रीज है, उन फैक्ट्रीज से बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस हमारे पानी के ड्रॉपलेट से होते हैं कंबाइन, पानी के ड्रॉपलेट से कंबाइन होकर बन जाता है हमारा एसिड रेन। तो जिसकी वजह से इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वो सब कुछ हमारा प्रेजेंट होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो किसी भी जमीन पर ज्यादा गिरे तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल ही मतलब रिड्यूस कर देती है। मरीन लाइफ जो है, मतलब जो हमारा ये जो पानी है यहाँ पे, जिसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फिशेज हैं, ये जितने भी मरीन लाइफ है, उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज ये प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है जमीन पे गिरेगा, वहां पे पीएच लेवल को चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली, वो जो फर्टिलिटी है वो भी उसकी खत्म सी हो जाती है। सो एक बात याद रखें प्लीज, एसिड रेन, अब इसमें दो तीन बातें क्या याद रखनी है। नंबर वन, अगर एसिड रेन की बात हो रही है तो कौन कौन से मतलब एसिड्स होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कौन से एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। उसके बाद पीएच लेवल कितना कम होने के बाद मतलब रेन वाटर आपका एसिड रेन बनता है? 5.6 से कम होने के बाद वो ऐसा होता है। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे, आपके लिए आसान है और कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बेटा, ये बहुत एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मेडिसिन भी जब हम किसी को डायग्नोज करने के लिए, किसी भी डिजीज है जैसे मान लो, उसको डायग्नोज करने के लिए जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले उसका जो ब्लड है या जो यूरिन है उसके पीएच लेवल को चेक किया जाता है, उसके हिसाब से ही हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा बेटा। गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो फूड हमारे पेट में जाता है उसकी डाइजेशन आसानी से हो पाती है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है उसकी वजह से हमारे जो स्टमक है उसमें पेन होने लग जाता है, हमारे जो स्टमक का पीएच लेवल है वो गिर जाता है, इरिटेशन सी जो है वो हमारे पेट में, तो जिसको हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, वो इसी वजह से होती है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए हमें चाहिए होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली में क्या है, एक इसको हम एंटासिड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली हो गया आपका MgOH ट्वाइस, ये है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक इन नेचर। तो जब हम इसको पीते हैं वो इसके अंदर ऐड होगा, जैसे इसमें ऐड होता है इसके जो एसिडिक नेचर है वो उसको ठीक करेगा, पीएच लेवल को बढ़ाएगा, थोड़ा न्यूट्रल लेवल में लेके आएगा, तो बस ऑटोमेटिकली सब आपका ठीक हो जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे दांत। हमारे टीथ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। कई लोग अगर ज्यादा दिनों तक अगर ब्रश नहीं करते, सो हमारे ना एक्चुअली क्या है, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ठीक है, उनमें होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहने की वजह से हमारे टूथ जो है उसका पीएच लेवल को गिरा देता है। मन में आता कितना लेवल गिर जाता है? अगर उसका पीएच लेवल 5.5 से गिर गिर जाए तो हमारे जो टूथ होता है उसको डिके करना शुरू कर देता है, वो क्रोइड बोलते हैं बेसिकली उसको, उसको डिके करना शुरू कर देता है। ऑब्वियस है, हमारे जो कहते हैं ना, हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा हमारा प्रोड्यूस करते हैं,
वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि इसके पीएच लेवल को उठाकर 5.5 से ऊपर ले जा सके। देखो ये पिक्चर में कितना अच्छा बताया कि इससे ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, इससे नीचे जो है वो करोइड होना शुरू हो रहा है आपका दांत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अपने टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट का काम होता है जो एक्सेस एसिड बना है हमारे मुंह के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना। तो अगर आप चाहते हैं कि टूथ डिके ना हो तो सुबह शाम 2 बार एटलीस्ट ब्रश जरूर करें, ठीक है, गुड। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी जैसे मधुमक्खी है, राइट, अगर वो डंक मारती है तो डंक मारती है तो क्या करती है, पहले तो ये समझो, अगर वो डंक मारती है तो अपना जो डंक होता है ना बेटा वो अंदर ही छोड़कर बाकी वो अपने उड़ जाती है, राइट। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, जो स्टिंग हमारे बॉडी में रह जाता है ना वो एक्चुअली एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से इस तरह का निशान हमारा प्रोड्यूस होगा। होता क्या है, एसिडिक नेचर होता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बेकिंग सोडा। क्या चाहिए, बेकिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा क्या है, एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है जी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मधुमक्खी ने अपना डंक लगाया तो पहले तो डंक को निकाल दो, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दो, उसी वक्त आपको रिलीफ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। साथ ही साथ हमने उसका डे टू डे लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी स्टडी किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।